सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं एसएसटी क्लास 8th सोशल स्टडी क्लास 8वीं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और उत्तर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। साथ ही पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सब के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। पहला पार्ट हमारा भारत, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ऑप्शन नेपाल, भूटान, ईरान, म्यांमार। तो भारत की जो सीमा है वो ईरान से नहीं लगती है। भारत की सीमाएं निम्न देशों से लगती हैं। यानी हम चर्चा करें तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। 7 देश कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हैं जिनकी सीमाएं भारत देश से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन चीन, भारत, अमेरिका, जापान। सही उत्तर है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है और पहले देश की बात करें तो वो चीन है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग पाया जाता है। और भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ थी। अब देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.47% क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। भारत यह विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये भारत का अक्षांश विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। यह अक्षांश विस्तार था और ये देशांतरीय विस्तार है। 82.5 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा है यह इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। भारत के सबसे कठोर, सबसे बड़े और सबसे प्राचीन यदि हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वह है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आगे देखिए, अंडमान का बैरन द्वीप, अंडमान का जो बैरन द्वीप है इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अच्छा पॉइंट है, अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। नेक्स्ट पार्ट 2 राजस्थान एक सामान्य परिचय, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। पहला प्रश्न, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन 4, 5, 3, 2। सही उत्तर होगा 4। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन
पथरीला धरातल, अधिक ऊंचाई, अधिक वर्षा और जल स्रोत। इसका सही उत्तर ख है, अधिक ऊंचाई। माउंट आबू इसलिए सबसे ठंडा रहता है क्योंकि वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट्स, पहला देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। ये 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। यहाँ पर हम बुक के अनुसार जितना दे रखा है उतना अध्ययन करेंगे। देखिए थार के मरुस्थल की हम बात करें तो थार का मरुस्थल यह 12 जिलों में फैला हुआ है। लगभग 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है और राजस्थान के 61% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है और राजस्थान के 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और यह प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। पूर्वी मैदान की हम बात करें तो पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भाग पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है और यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है और जनसंख्या लगभग 40% है। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार राजस्थान के 7% भाग पर दक्षिणी पूर्वी पठार फैला हुआ है और यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह अच्छा प्रश्न है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार 7% भाग पर फैला हुआ है और इस भूभाग में काली रेगर मिट्टी पाई जाती है। कौन से भूभाग में? हाड़ौती के पठार में, दक्षिण पूर्वी पठार में काली रेगर मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास, सोयाबीन, अफीम की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। अगला देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट देखिए, थार के मरुस्थल को 25 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में विभक्त करती है। अच्छा प्रश्न है। थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है यह 2 भागों में विभक्त करती है। आपको याद रखना है, वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पहले 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। वर्तमान राजस्थान से पहले की हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता से पहले जो राजस्थान था उसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। भारतीय महामरुस्थल यदि जिलों के बारे में पूछा जाए तो यह है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग। इसको कहा जाता है भारतीय महामरुस्थल भाग। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है और इसका सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई है। अरावली पर्वत को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, 1722 मीटर। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। राजस्थान की औसत वर्षा पूछी जाती है तो 57.51 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़ जिला, लगभग 100 सेंटीमीटर होती है और इसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी कहा जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है। और सबसे कम वर्षा ये जैसलमेर जिले में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। यदि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है तो वो होगा माउंट आबू। दोनों में अंतर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। नेक्स्ट फैक्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से
और उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अच्छा फैक्ट है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से और उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा का जो स्तर है वो कम होता चला जाता है। अरावली के सहारे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अभी हमने ऊपर एक फैक्ट पढ़ा था, 25 सेंटीमीटर रेखा वो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इसी तरह से अरावली के सहारे जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की जो खाड़ी का मानसून है इससे राजस्थान में अधिक वर्षा होती है और अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैंने आपको बता दिया था माउंट आबू है और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। शीतकालीन जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और देसी भाषा में कहते हैं मावठ होना। तो ये था पार्ट 2। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा पार्ट, जल संसाधन। पहला प्रश्न, बनास व बेड़च किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन चंबल, लूनी, बाणगंगा और माही। बनास और बेड़च यह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। सही उत्तर होगा कै। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा परियोजना स्थित है? ऑप्शन बाड़मेर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो सही उत्तर होगा डूंगरपुर में। सोम कमला आंबा परियोजना यह डूंगरपुर जिले में स्थित है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। देखिए, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? राजस्थान के अपवाह तंत्र के 3 भाग। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट यहाँ पर है कि अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में जो नदियाँ बहती है वो नदियाँ कौन कौन सी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। यहाँ पर कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जो अपना पानी ले जाती है वो नदियाँ आपको याद रखनी है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च और इनकी सहायक नदियाँ हैं जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है? तो इनको भी आपको याद रखना है। वो है माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। नेक्स्ट है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जिनका पानी किसी समुद्र में नहीं पहुंच पाता है और वो अपने स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदियों का जो तंत्र कहलाता है वो आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। या किसी झील में वो नदियां मिल जाती है। तो यह जो नदियां हैं यह राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां हैं जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इन नदियों के नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। देखो, चंबल की सहायक नदियाँ आपको याद रखनी है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि ये नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। एक लाइन में याद रखिए, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती चंबल की सहायक नदियाँ हैं। लूनी की सहायक नदियों की बात करें तो लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। माही की सहायक नदियां हैं सोम एवं जाखम नदियां। बनास की जो सहायक नदियां हैं वो है कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि ये बनास की सहायक नदियां हैं। तो अच्छे फैक्ट थे। इसके बाद देखिए, बनास, बेड़च और मेलनान नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी बीगोद भीलवाड़ा में है के पास स्थित है। बनास, बेड़च और मेलनान नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी बीगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। नेक्स्ट,
बाड़मेर के बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद जल खारा हो जाता है। अच्छा फैक्ट है, बाड़मेर के बालोतरा तक जब लूनी नदी बहती है तो उसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद उसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करती है। बाणगंगा नदी का पानी कहाँ जाता है? भरतपुर के घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जाता है और वहाँ पर यह भूमिगत हो जाता है और नम भूमि का निर्माण करता है। नेक्स्ट, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है घग्गर नदी। नेक्स्ट, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो चंबल नदी है और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी पूछी जाए तो चंबल नदी है। आगे देखिए, चंबल परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हम 4 बांध बनाए गए हैं। देखो ये 4 बांध कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखेंगे। गांधी सागर बांध ये मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध ये कोटा जिले में बनाए गए हैं। तो 3 बांध राजस्थान में बनाए गए, कौन कौन से? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। अभी अब चर्चा करेंगे माही बजाज सागर परियोजना की। राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना जो है उसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना और बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना का नाम पूछा जाए तो सरदार सरोवर परियोजना है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट, सोम कमला अंबा परियोजना ये सोम नदी पर डूंगरपुर में बनाई गई है। मानसी वाकल परियोजना ये मानसी नदी पर उदयपुर में है। जवाई परियोजना ये जवाई नदी पाली में है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है और जयसमंद झील उदयपुर में है, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी यदि मानव निर्मित झील पूछी जाए तो वो जयसमंद झील उदयपुर में है। और ये जो परियोजनाएं मैंने आपको बताई इनको भी आप याद रखना। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी डूंगरपुर, मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी उदयपुर, जवाई परियोजना जवाई नदी पाली, जाखम परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 4 भूमि संसाधन और कृषि। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन गेहूं, मक्का, चना और सरसों। देखिए सही उत्तर है ख मक्का। मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, बाकी जो फसलें दे रखी है रबी की फसलें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? मक्का, गेहूं, सरसों और चना। तिलहन फसल की बात करें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ग सरसों। सरसों की जो फसल है वो तिलहन की फसल है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। देखिए, मिट्टी को सामान्यतः 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 आधार कौन कौन से? रंग के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। रंग के आधार की बात करें तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि, ये रंग के आधार पर हो गई। और प्रकृति के आधार पर बात करें तो दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि, ये प्रकृति के आधार पर है। हमारे राज्य राजस्थान में उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है। यह अच्छा प्रश्न है। उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है और दक्षिणी पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी का दिखता है। हाड़ौती क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी और लाल काली मिट्टी मिलती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के आसपास लाल लोमी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी का अधिकता होती है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है, सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए,
स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहते हैं और उत्तरी पूर्वी भारत में से झूमिंग कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि जो बदल बदल कर की जाती है उसको राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में तो कहा जाता है वालरा और उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है झूमिंग या झूम। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि। तो वाणिज्यिक फसल उत्पादन जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, ये वाणिज्यिक फसल उत्पादन के अंतर्गत आती है, इन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। दूसरी मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि की हम बात करें, इस कृषि में भूमि का उपयोग अनाज और चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बागाती कृषि की बात करें तो इसमें अधिक पूंजी और श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये बागाती कृषि कहलाती हैं। अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जावद की फसल कौन सी है। देखिए, रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, राई, मटर आदि ये रबी की फसलें हैं और यह रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल, गन्ना आदि ये खरीफ की फसलें हैं। जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जायद की फसलें ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, हरा चारा अर्थात कासनी, रजका आदि मार्च से जून इसकी अवधि होती है। इसके बाद देखिए, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है और यहाँ पर कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग एवं उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम राजस्थान के उन जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे जहाँ पर सबसे अधिक पैदावार अलग अलग फसलों की होती है। देखिए, गेहूँ सबसे अधिक होता है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी में। बाजरा सबसे अधिक होता है पश्चिमी राजस्थान, जयपुर, दौसा, भरतपुर आदि में। चावल हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में। मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि में। मक्का सर्वाधिक चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिलों में। चना हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, भरतपुर आदि में। कपास श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में। और सरसों की हम बात करें तो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर आदि में सर्वाधिक सरसों पैदावार होती है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।